हेलो डियर फ्रेंड। आज हम कक्षा 7 के विषय भूगोल अर्थात हमारी दुनिया का चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो प्ले स्टोर में जाके देख सकते हैं। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये इसमें बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे पिक्चर किसका दिख रहा है, ये दिख रहा है किसका, वोल्केनो, ज्वालामुखी जब निकलता है मैग्मा से, उसका फोटो है ये। शंभू शाम में पढ़ाई कर रहा था। उसने स्वयं को हिलते पाया। अचानक मोबाइल की घंटी से उसकी तंद्रा टूट गई। फोन उसके मित्र का था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे स्पीकर ऑन कर हेलो कहा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, पटना में भूकंप आया है। सारे लोग अपने घर से बाहर निकल जाए। तुम लोग कैसे हो? उसके मित्र ने कहा। टीवी पर भी खबर आ रही है। शंभू ने उठकर टीवी खोला। उसमें खबर आ रही कि बिहार के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। उसे दिख नहीं रहा है कि वे घर से बाहर निकले। शंभू की माँ बहन को यहाँ पर नहीं दिखता। बाहर भी कई लोग निकलकर चर्चा कर रहे थे। थोड़ी देर पहले भूकंप का झटका आया और उन्होंने महसूस किया हुआ जैसे वे नाव पर सवार हो। इन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अर्थात भूकंप कैसे आता होगा। अब देखिए नेक्स्ट, आश्चर्य हुआ। भूपर्पटी में विभिन्न प्रकार की छोटी, लंबी, बड़ी किंतु कठोर रचनाएं होती हैं जिन्हें प्लेट कहा जाता है, क्योंकि प्लेट के टकराने से ही भूकंप होता है। जैसे 29 है, जिसमें 7 बड़े-बड़े प्लेट हैं और 20 छोटे-छोटे और उससे भी छोटे-छोटे हैं। तो मिनिमम अगर मैक्सिमम देखा जाए तो मोटा-मोटी कितना है, लगभग 29 प्लेट हैं, जिसमें 7 बड़ा-बड़ा है, जिसमें सातों कॉन्टिनेंट है, सातों महाद्वीप आता है। ये प्लेट गतिशील रहती हैं, जिससे द्वीपों और महासागरों का निर्माण होता है। अगले दिन खबर में भूकंप से जुड़ी खबरें भी भरमार थी। बाहर में भी जितना मुँह उतना ही बातें। कुछ लोग घर को छोड़कर बाहर ठहर गए थे। उन्हें इस बात का संदेह था कि आज फिर भूकंप आने वाला है। लोग रात में डर से भी सो नहीं पाए थे। प्रशासन ने भूवैज्ञानिक को बुलाया और उन्होंने कई जगहों पर उसकी कुछ उपकरण लगाए। रात में उन्होंने चर्चा का आयोजन किया। उन्होंने लोगों को बताया कि भूकंप पूर्वानुमान संभव नहीं है, अतएव भूकंप आने की आशंका एवं अफवाह से दूर रहे। ये कुछ पत्रकारों ने पूछा, महाशय, आखिर भूकंप क्यों आते हैं? भूवैज्ञानिक महोदय ने बताया। भूवैज्ञानिक उसको बुलाया जाता है, जिससे भूमि संबंधित अध्ययन किया जाता है। बताया, देखिए, हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत प्लेटों में विभाजित है, जो हमेशा गतिमान रहती हैं। उसकी गति के कारण कुछ प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं, कुछ दूर जाती हैं तो कुछ साथ रहती हैं। उसी के कारण आपस में टकराव होती हैं और कंपन शुरू होता है। उसी कंपन को भूकंप कहते हैं। इसके प्रभाव से कई भूभाग धंस जाते हैं तो कई ऊपर उभर जाते हैं। यह घटनाएं यदि मानव बसाव वाले क्षेत्र में होती हैं तो अत्यंत विनाशकारी होता है। जैसे भूकंप से ही क्या हुआ है, जैसे यहाँ पे हिमालय नामक सागर बना है। वो पहले टेथिस नामक सागर था, जो अभी हिमालय बना है, जो नेपाल में माउंट एवरेस्ट, जो इसको नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। 8,848 जो उसकी ऊंचाई है, वो क्या है, पहले सागर था, उसी से पलट कर ही बना है वो माउंटेन, पहाड़। ये देखिए, ये प्लेट की सीमा है और अधिकेंद्र किसको बुलाया जाता है? जब भूकंप का पहला झटका जिस जगह आता है पृथ्वी, उसको बोला जाता है अधिकेंद्र। जहाँ पे उत्पन्न होता है उसको बोला जाता है केंद्र। इसको ध्यान रखिएगा। भूकंप तरंगे की सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। दिखा रहा है उसका दिशा दिखा रहे हैं। भूकंप तरंगे मतलब वेव का
अब ये फोटो है इसका, देख लीजिए। अच्छा, ये सब प्लेट है। अब नेक्स्ट देखते हैं। भूवैज्ञानिक ने आगे बताया कि कुछ ऐसे यंत्र हैं जिससे हम भूकंप की तीव्रता एवं उसकी उत्पत्ति का स्थान पता कर सकते हैं। क्या लिखा है ये जनवरी 1934 में दरभंगा बिहार में एवं सितंबर 1913 में महाराष्ट्र के लातूर में, 2001 में कुछ कच्छ एवं भुज गुजरात में भूकंप भयानक झटके महसूस किए जिनमें जान माल की क्षति हुई। मतलब ये कहाँ का हुआ था उसके बारे में बता रहे। पत्रकार ने पूछा, महोदय क्या हम इससे होने वाले नुकसान को नहीं रोक सकते हैं? अब देखिए क्या बोलता है। नेक्स्ट बोल रहा है, क्या आप जानते हैं कि 11 मार्च 2011 को जापान के उत्तर पूर्व तट पर भयानक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसमें हजारों की मृत्यु हो गई थी। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता की माप किया जाता है। देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। और रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। और भूकंप रिक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता की इकाई है। क्या रिक्टर पैमाना पर भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पिक्चर से दिखाया गया है कहाँ पर हुआ था ये। देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है अत्यधिक जोरिक वाले क्षेत्र, मतलब जहाँ अत्यधिक आता है। जोखिम लिखा है, अत्यधिक जोखिम। मतलब ये काला वाला स्पॉट वाला जहाँ पे है, ये क्या है? अत्यधिक जोखिम। मतलब पूर्वोत्तर राज्य में ज़्यादा आने का खतरा है भूकंप का, और इधर भी आ सकता है जहाँ पे काला वाला है। अधिक जोखिम वाले क्षेत्र और मध्यम वाला ऐसा है, और कम जोखिम वाला ये सब हो गया। यहाँ पे ये सब दक्षिण भारत का चट्टान जो बना है बहुत मजबूत है, इसीलिए भूकंप आने का झटका कम होता है यहाँ पे। यहाँ इस डायग्राम से माध्यम से आप देख सकते हैं। भारत में भूकंप का क्षेत्र बोलता है। भूकंप को अंग्रेजी में क्या बोलता है? अर्थक्वेक। क्या बोलता है? अर्थक्वेक। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भूवैज्ञानिकों ने कहा नहीं, हम भूकंप को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसके प्रति जागरूकता पैदा कर होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। पत्रकारों ने पूछा, क्या भूकंप का प्रभाव सभी जगह एक ही तरह का होता है? भूवैज्ञानिक ने बताया, ऐसा नहीं है। भूपर्पट्टी के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन शुरू होता है उसे क्या कहता है? उद्गम केंद्र कहा जाता है। इसको केंद्रीय बोला जाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र बताए थे। अधिकेंद्र उसका ऊपर का हिस्सा कहा जाता है, जहाँ झटका पहले महसूस होता है और जहाँ पे उत्पन्न होता है उसको बोलता है केंद्र। इसको ध्यान में रखिएगा। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में निकलती हैं, जिसकी तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ कम हो जाती है। अधिकेंद्र के निकट भाग में सर्वाधिक कंपन होता है एवं वहाँ पर सर्वाधिक क्षति होता है। पत्रकारों ने पूछा, भूकंप आने से पर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें घबराना नहीं चाहिए था। मजबूत मेज, पलंग या चौकी के नीचे छुप जाना चाहिए। आग वाले सामान, चिमनी, कमजोर छत या कमजोर दीवार से दूर हट जाए, तो गिरेगा तो उसमें खतरा हो सकता है। इसे देखिए, यहाँ पे भूकंप हुआ, ये मैग्मा पदार्थ ये ऊपर निकलेगा, ज्वालामुखी है। ये क्या है? मैग्मा। इसको लावा ही बोला जाता है। जब ये ऊपर जाके ठंडा हो जाता है, ये चट्टान का रूप ले लेता है। और यहाँ पे क्या निकलना है? गैस एवं राख आदि का निकलना। जब इसमें लिक्विड फॉर्म में यहाँ से निकलेगा वेंट, निकास द्वार। यहाँ पे क्या है? मैग्मा है। भूपर्पट्टी और मेंटल सियाल, सीमा, निफेद 3 बताए थे ना, केंद्रीय भाग को निफे बताए थे, वो इसका परत है यहाँ पे। ये ज्वालामुखी अंग्रेजी में क्या मतलब? वोल्केनो। क्या बोलता है? वोल्केनो। खुली जगह या मैदान में जाना चाहिए। बिजली के खंभे एवं वृक्षों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उखड़ कर आप पर गिर सकता है। भूकंप से बचाव के लिए भवन निर्माण में भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल करना, प्राथमिक चिकित्सा एवं बॉक्स तैयार रखना आदि होता है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे बोल रहा है बिहार में भूकंप क्षेत्र
देखिए इसमें कौन कौन सा है। भूकंप क्षेत्र में आता है बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, अरवल, ये सब भूकंप क्षेत्र में। ये तीसरा। चौथा में कौन सा आता है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, नालंदा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, जमुई, बांका, खगड़िया। अब 4 में देखिए कौन सा आता है। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज, दरभंगा। इसको ध्यान रखिएगा। बिहार में सबसे अधिक बारिश कहाँ होता है। किशनगंज में। इसको ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट है पृथ्वी के बल, फोर्स ऑफ अर्थ। इसको देखना है। पृथ्वी के बल में देखिए यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे बोला पृथ्वी के बल। आंतरिक बल होता है, एक होता है बाह्य बल। आंतरिक मतलब अंदर वाला, बाहर वाला, और बाह्य मतलब बाहर वाला। दीर्घकालीन भू संचलन। दीर्घकालीन में क्या होता है। महाद्वीपीय निर्माणकारी। और ये वाला दिख नहीं रहा है, इसको देख लीजिएगा। और ये भी क्या होता है, ये भी सही से दिख नहीं रहा है। और अनाच्छादन। इसमें बाह्य बल में क्या होता है। अनाच्छादन, ऋतु क्षय और अपर्दन, ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन। दीर्घकालीन। अब इसको बारे में इधर पढ़ते हैं। अगले दिन अखबार में सारी बातें पढ़कर लोगों के मन का भय कुछ कम हुआ, परंतु शंभू के दिमाग में अभी भी प्रश्न उभर रहे थे कि और क्या क्या होगा। उसने अपने भूगोल शिक्षक से यह बात पूछी। शिक्षक ने बताया, पृथ्वी के पृथ्वी प्लेटों में विभक्त है। पृथ्वी के अंदर में ताप व दाब के कारण चट्टान पिघली अवस्था में, जैसे पहले वाला ऑप्शन बता दें। निफे में क्या होता है, केंद्रीय भाग में पिघली अवस्था में रहता है कोर, इसे मैग्मा कहा जाता है। यह सदैव गतिशील रहता है। जहाँ कहीं भी पृथ्वी की परत कमजोर होती है, वहाँ से ये धरातल से ऊपर धुएं, भाप, राख, आग, गर्भ तरल के रूप में निकलता है। इसे वहाँ पे बताए थे कि दक्षिण भारत का चट्टान क्या है, मजबूत, इसीलिए दक्षिण भारत में भूकंप नहीं आता है। जहाँ पे कमजोर चट्टान रहता है वहीं पे आएगा। जैसे पृथ्वी के बल का प्रभाव इसे यहाँ पे बता रहा है। देखिए ये क्या है, ये भ्रंश घाटी है। किसको क्या है, भ्रंश घाटी है। यहाँ पे क्या है, तनाव बल, भ्रंश रेखा और भ्रंश घाटी। ये क्या है, बल। जब बल देखिए जहाँ पे ये बल दबाव पड़ता है तो क्या होता है, ये मतलब वहाँ पर प्रेशर जहाँ होता है तो ऐसा ये निर्माण होता है कि जब दो के बगल मतलब दो साइड में और बीच में अगर कोई जगह अगर मतलब दलदली टाइप का होगा तो वहाँ पे वो क्या जाता है, भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। तो क्या होता है, दलदली सब जगह में हो सकता है, जहाँ का मजबूत मतलब परत नहीं हो वहाँ पर। जैसे इधर पर मजबूत है, इधर मजबूत है, इस तरह का बलित पर्वत का भी निर्माण होता है। ये क्या हो गया, भ्रंश घाटी। जब दो समान मतलब समतल रेखा पर कोई भी भाग धंस देना, समतल जमीन पर कोई भी भाग धंसता है, तब कौन सा निर्माण करता है, भ्रंश घाटी का निर्माण करता है। देखिए इसे पर्वत। शिक्षक महोदय ने बताया कि अपने आसपास कई पर्वत देखे होंगे। उस पर्वत श्रेणी का उच्च भाग को कहते हैं, उस श्रेणी या उच्च भाग को कहते हैं जिसकी ऊंचाई 900 मीटर या उससे अधिक होता है। क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम पर्वत बता लिए ऐसे ऐसे, फिर ऐसे। देखिए अगर छोटा है, अगर 900 मीटर से अधिक ऊंचा है तो इसको क्या बोलेंगे, पर्वत बोले। इसको बोलेंगे 900 मीटर से अगर कम रहेगा, जैसे 900 मीटर से कम, इसको बोलेंगे पहाड़। और 900 मीटर से अधिक हो जाएगा तो इसको बोलेंगे पर्वत। और 900 मीटर से कम होगा अगर समतल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पठार। क्या बोलेंगे, पठार। इसको ध्यान में रखिएगा। अब आपको पठार पर्वत और समतल भाग को मैदान बोला जाता है। फिर से बताते हैं, जैसे ये रहा और ये रहा, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। देखिए ये क्या हो गया, 900 मीटर। 900 मीटर से कम होने पर इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पहाड़। और 900 मीटर से अधिक होता है इसको बोला जाता है पर्वत। और 900 मीटर से कम हो और समतल हो, इसको बोला जाता है पठार। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे 900 मीटर हो और जिसका शिखर छेद संकुचित हो। ये पर्वत भी कई प्रकार के, जैसे बलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, संचयन
पर्वत, अपशिष्ट पर्वत। जैसे आप वलित पर्वत का देखेंगे, दो विपरीत दिशाओं पर जब केंद्र में दाब पड़ता है तो उसे संपीड़न बल कहा जाता है। इस निर्माणकारी बल भी कहा जाता है। इसका वलित या मोड़दार पर्वत कैसे, जैसे हिमालय में रॉकी, कौन सा पर्वत है, वलित पर्वत है या मोड़दार, इसको ध्यान में रखें। भ्रंश पर्वत, अभी भ्रंश घाटी को बताए थे क्या होता है भ्रंश पर्वत। भ्रंश पर्वत जब भूतल के क्षेत्र में, महासागर के भूतल के किसी क्षेत्र में समांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, उसे भ्रंश या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जैसे यूरोप का ब्लैक पर्वत, फॉरेस्ट पर्वत, भारत का सतपुड़ा पर्वत। जैसे बताए थे समतल होता है, समतल क्या होता है, ये भाग नीचे धंस जाता है, तब ऐसा हो जाता है, तब ये कौन सा निर्माण करता है, भ्रंशोत्तर पर्वत। जैसे यहाँ पे था ये। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए मोड़दार पर्वत। अब क्या पढ़ेंगे, मोड़दार, ये मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं अब, देखिए यहाँ पे संचय पर्वत। संचय मतलब इकट्ठा, ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा एवं अन्य पदार्थ का ठंडा होकर जब जम जाते हैं तब ये पर्वत का रूप लेते हैं। इसे संचय पर्वत का या ज्वालामुखी पर्वत कहता है। संचय पर्वत को क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी। ऐसे जापान का फ्यूजियामा, अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत। अब ये कौन सा पर्वत है, भ्रंशोत्तर पर्वत, भ्रंशोत्तर पर्वत। से देखिए समतल है, समतल है, ये क्या होता है, धंस जाता है, तब क्या बन जाता है, ये नहीं उड़ जाता है या धंस जाता है। अगर समतल है इधर से, समतल है इधर से, ये क्या होता है, इधर का धंस जाता है दोनों साइड का, ये ऊपर ऐसे आ जाता है। इसको क्या बोलाता है, भ्रंशोत्तर पर्वत, इसको ध्यान में रखें। अब बोलाता है अपशिष्ट पर्वत, किसको बोला जाता है, अपशिष्ट पर्वत देखेंगे। अपर्दन की शक्तियों, अपर्दन को इरोजन बोला जाता है। अपर्दन मतलब उसे कट छट कर पर्वत के भाग कटते छटते रहते हैं। ये अपर्दन भूभाग को अपशिष्ट पर्वत कहा जाता है। जैसे अरावली पर्वत राजस्थान में, पारसनाथ की पहाड़ी आदि, ये क्या है, अपशिष्ट पर्वत। ये देखिए संचय पर्वत, संचय पर्वत, इसी को संचय पर्वत का ये एग्जाम्पल है। अब देखेंगे प्लेटियस, मतलब प्लेटियस पठार को क्या बोलाता है, अंग्रेजी में प्लेटियस बुलाया जाता है, ये यहाँ पठार है। शंभू ने पूछा क्या ऊंचे नजर आने वाले स्थान पर्वत है, शिक्षक ने कहा नहीं, वैसी आकृति भी धरातल में, वैसी भी आकृति भी है जो समुद्र तल या समीप पर्वत धरातल से एकदम से ऊंचा प्रतीत होता है। प्रायः खड़ी ढाल तथा ढाल वाला होता है, इसलिए ऊपरी सतह पर काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली होती है। इसे पठार कहा जाता है। क्या होता है, उतना भी ऊंचा नहीं होता, लेकिन 900 मीटर से नीचा रहता है, लेकिन क्या होता है, समतल होता है। इसको क्या बोलता है, पठार बोला जाता है। कभी पठार के ऊपर छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके भी कई प्रकार होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये पठार है, क्या है, पठार है। ये क्या है, 1000 मीटर से नीचे है लेकिन समतल है, इसलिए इसको बोला था प्लेटियस पठार। अब नेक्स्ट देखेंगे, जैसे यहाँ देखिए महाद्वीपीय पठार, महाद्वीपीय पठार शिल्ड, इसको बोलता है वायुड़ निरपेक्ष पठार, हिमनदी निरपेक्ष पठार, लावा निर्मित पठार, अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपथ पठार। छोटा नागपुर का पठार एक प्रसिद्ध पठार है, इसको भारत का रूढ़ भी बोला जाता है। ये छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, झारखंड में, इसको ध्यान में रखिएगा। शिक्षक ने समूह से पूछा अच्छा बताओ क्या तुमने ऐसा कोई क्षेत्र नज़र आता है जहाँ आमतौर पर सामान्य ढाल या प्रायः समान भूमि हो। शंभू ने सोचते हुए जवाब दिया महाशय हाँ, अपना बिहार। शिक्षक ने हंसते हुए कहा हाँ, यहाँ का गंगा का मैदान सामान्य ढाल एवं समतल भूमि वाले क्षेत्र के मैदान कहलाते हैं। समुद्र तल से ऊंचे या नीचे भी हो सकते हैं। यह प्रायः एक ही प्रकार के मिट्टी से बने होते हैं, इसमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर होता है। ग्लोबल वार्मिंग
के चलते समुद्र तल का बढ़ रहा है, जिसके कारण कुछ मैदान समुद्र तल के नीचे होते जा रहे हैं। एवं शंभू ने कहा, तब तो पृथ्वी की आंतरिक बल के कारण बहुत सारे परिवर्तन होते होंगे। शिक्षक ने कहा, बिल्कुल ठीक है, ठीक। और उन्होंने मुस्कुराते हुए शंभू का पीठ थपथपाई। देखिए देखिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है उसको बोला जाता है जब पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, उसको क्या बोलता है? ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, तो उसको ज़रूर बताएं कैसा लगा। इसका आंसर का जो हल प्रश्न है, इसका नीचे में वीडियो में जो है प्ले लिस्ट के नीचे में होगा, इस वीडियो के नीचे में, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। छोटा नागपुर पूछ रहा है क्या था, ये पठा रहे हैं। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप प्ले स्टोर में ज़रूर देख लीजिएगा।